इस्लामाबाद एसईओ स्ट्रेटजी जो कि ख़ास तौर पे एफिलिएट ब्लॉग के लिए तरतीब दी गई है। इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फ़र्क है जो कि निश ब्लॉग से मिलता जुलता है ये, और निश ब्लॉग के अंदर हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। तकरीबन स्ट्रक्चर सेम होता है ब्लॉग का, वेबसाइट का, ब्लॉग पेजेस का। इंटेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कैटेगरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये एक कैटेगरी समझो एक एक्स्ट्रा आ जाती है। एफिलिएट ब्लॉग जो है वो लाजमी नहीं है कि अमेज़ॉन एफिलिएट से रिलेटेड हो, वो किसी भी ऐसी वेबसाइट से एफिलिएट हो सकता है जो एफिलिएट की सर्विस दे रही है। और एफिलिएट ब्लॉग में प्रोडक्ट्स भी लाजमी नहीं है सिर्फ अमेज़ॉन के हों, या यूँ भी होता है कि अमेज़ॉन एक ही प्रोडक्ट को दो डिफरेंट एफिलिएट से आप अर्न कर रहे होते हो। यानी एक ही वक्त में एक प्रोडक्ट आपका वही अमेज़ॉन से भी लिंक है और साथ आप बटन दे देते हो ईबे का, या आप क्लिक बैंक है, या फ्लिपकार्ट है, क्या है, इंडियन एक वेबसाइट है ना, फ्लिपकार्ट। तो तीन चार डिफरेंट आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर तीन चार डिफरेंट एफिलिएट लिंक दे सकते हो। उसमें वैरायटी आ जाती है, वो डिसाइड करने के लिए रीडर को आसानी होती है कि ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कहाँ से वो ख़रीदना चाहता है। वो प्रोडक्ट वो अपनी कंट्री की एक यूँ समझ ले अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी ख़रीद सकता है। और एफिलिएट ब्लॉग के अंदर ज़्यादातर हमारा मकसद प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज़ देना होता है, और साथ ही हम ये वो चीज़ है जो न्यू है, एडिशनल है। अदरवाइज़ इंफॉर्मेशनल आर्टिकल इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन जो रिव्यूज़ आर्टिकल होते हैं उनका मकसद भी एक किस्म की इंफॉर्मेशन ही देना होता है, लेकिन उसमें आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हो या उन लोगों का एक्सपीरियंस जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके होते हैं। फीडबैक एक अलग चीज़ होती है, एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ होती है। फीडबैक और एक्सपीरियंस में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन फ़र्क होता है। और साथ आप ये बताते हो कि इसके अंदर खूबियाँ क्या हैं, ख़ामियाँ क्या हैं। जब तक ख़ामी नहीं आएगी तब तक वो रिव्यूज़ नहीं कहलाएगा, जब तक खूबी नहीं आएगी तब तक वो रिव्यूज़ नहीं कहलाएगा। आपने दोनों चीज़ें बराबर एक्सप्लेन करनी होती है। अगर आपने सिर्फ खूबियाँ बता दी हैं और एक ख़ामी बता दी कि महंगी है, तो ये कोई ख़ामी ना हुई। आपने एक ख़ामी बता दी कि वज़नी है, तो कोई ख़ामी ना हुई, बल्कि आपने उसको गैर जानिबदार होकर उसकी ख़ामियाँ बतानी हैं, ख़ामियाँ भी बतानी हैं, तभी वो चीज़ बिकेगी। क्यों? हम इसलिए कि एफिलिएट ब्लॉग के अंदर जब हम अमेज़ॉन की प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम ख़ास तौर पे ये नोट करते हैं कि 4.5 तक वाली प्रोडक्ट उठाएं, या 4 जिसका रिव्यू हो, स्टार हो, वो प्रोडक्ट उठाएं। अब यकीनन उसके अंदर बहुत से लोगों ने खामियां होंगी तो बताया होगा। ये खामी भी हो सकती है कि प्रोडक्ट जो है वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुई, या वो प्रोडक्ट की सर्विस अच्छी नहीं है जिसने भी वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचाई है। यानी आपने तो लिंक देना है ना उस अमेज़ॉन पे जहाँ पे वो प्रोडक्ट मौजूद है, जो सेलर है उसका। तो अगर आप उस सेलर के बारे में भी बता दें कि भाई ये प्रोडक्ट आपको सेलर हो सकता है लेट पहुंचा है, क्योंकि इसके जो आम ऑडियंस रिव्यूज़ हैं वो थोड़ा सा लेट पहुंच रहे हैं, तो आपने बिल्कुल गैर जानिबदार होकर रिव्यूज़ लिखना होता है। अब तक हमने जो मिस्टेक किया है वो यही किया है, जो मुझे लग रहा है, जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, कि हमने आज तक जितने भी आर्टिकल लिखे हैं उसके अंदर हमने तकरीबन हर आर्टिकल के अंदर हमारे राइटर ने, बेसिकली हमारा राइटर लिखता है, हमारे राइटर्स ने क्या किया है कि हर प्रोडक्ट का रिव्यूज़ जानिबदार होके दिया है कि मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है और इसकी ये बल्ले बल्ले, इसकी वो वाह वाह, कोई बैड नहीं है, सिर्फ एक चीज़ लिख दी। हर प्रोडक्ट एक ही बंदा कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अगर आपने इस्तेमाल किया तो फिर आपको, अगर आप बार बार हर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको पर्सनल उस प्रोडक्ट की इमेज भी इस्तेमाल करते हुए देनी पड़ेगी, पैकिंग अनपैकिंग की। तो ज़्यादा आसान ये होता है कि आप अपनी बात में वज़न डालना चाहते हैं तो आपने आर्टिकल राइटर को ये कहना है कि भाई तो कम से कम उसकी खूबियाँ बता रहे तो खामियाँ भी बता।
और उसका अगर इस्तेमाल बता रहा है तो ये बता के कौन कौन लोग हैं जो इस्तेमाल कर चुके हैं। इसलिए जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग लिखा था, वर्कआउट किया था एफिलिएट के ऊपर, उसके अंदर मैंने कंटेंट राइटर से कुछ नहीं लिखवाया था, बल्कि मैंने अमेज़ोन के ऊपर जिन लोगों ने रिव्यूज़ दिए थे वही रिव्यूज़ उठा के डाल दिए थे एक्सपेरिमेंट के तौर पर। एक्चुअली होना यही चाहिए कि आप देखें कि वो प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर जहाँ वो सेल हो रही है वहाँ पे लोगों ने क्या रिव्यूज़ दिए हैं, उसके बारे में आप बताओ कि ज़्यादातर यूज़र जो है वो ये एक्सपीरियंस कर रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में, उसके ये रिव्यूज़ हैं, उसके ये ख्यालात हैं। और साथ आप लाजमी आपका वो कंटेंट राइटर उस प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब पे भी लाजमी सर्च करे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में यूट्यूब के ऊपर भी रिव्यूज़ मौजूद होते हैं जो कि आम तौर पे आपको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से भी आपने मवाद इकट्ठा करके फिर आपने एक गैर जानिबदार आर्टिकल लिखवाना है। अगर आप देखो कि आपके जितने भी आर्टिकल हैं वो रिव्यूज़ उनके गैर जानिबदार नहीं है तो वो पूरा का पूरा कंटेंट बेकार है, भले वो 100% ओरिजिनल लिखा हुआ है। तो ये 2-3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आप एफिलिएट आर्टिकल के अंदर आपने मद्देनज़र रखना होता है। बाकी क्या है वो स्ट्रक्चर सबको पता है कि एफिलिएट आर्टिकल का क्या होता है। फीचर इमेज डालो, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करो, साथ ही आपने उसका क्या कहते हैं प्रॉस कॉन्स डालने हैं आपने साथ। अगर एक मैंने ऐसी वेबसाइट दी थी, आप लोगों को बताया था, शेयर किया था कि लोग जो है वहीं पे रिव्यूज़ भी ऐड कर देते हैं जो आमतौर पे उसने दिए हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर किसी एक का रिव्यूज़ अच्छा सा उठाया और नीचे लिख दिया। हमने एक के ऊपर ये भी देखा था, ये वही प्रैक्टिस थी, जो एक्सपीरियंस था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था कि आम यूज़र का उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ोन पे जो रिव्यू आया वो कॉपी करके पेश कर दिया कि ये इस बंदे ने इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ दिया, तो आपकी बात के अंदर वज़न आ गया। साथ उस बंदे ने एक और चीज़ ये भी की थी, कंक्लूजन लिख दिया था 2 लाइन का कि मैंने इस सारी चीज़ से क्या कंक्लूड किया, ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये एक एडिशनल फ़ीचर था, एक न्यू चीज़ थी, उसने वैल्यू ऐड कर दी थी। लोग प्रोडक्ट की मुकम्मल फीचर भी बताते हैं, ब्रांड भी बताते हैं, कंपनी भी बताते हैं, किस कंपनी ने बनाया और कितने डिलीवर करना है ये भी बताते हैं। ये चीज़ सबसे बेहतरीन चीज़ यही है कि आप उसको फुल फ्लेज एक्सप्लेन करो, उसको आप मुकम्मल तौर पे हर एंगल से एक्सप्लेन करो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प आपको कंपटीटर से मिलती है, कंपटीटर क्या कर रहा है, जो रैंक कर रहा है आपको भी वही चीज़ें अपनाना होंगी ताकि आपका भी आर्टिकल रैंक हो, प्रोडक्ट रैंक हो, रिव्यूज़ रैंक हो। तो रिव्यूज़ आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए स्पोर्टिव आर्टिकल लिखे जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशनल होते हैं और वो बायर गाइड्स होती हैं, बायर गाइड की शक्ल में होता है। बायर गाइड के अलावा भी आप सिर्फ इंफॉर्मेशनल इंटेंट के तौर पे आर्टिकल डालते हैं, वो बायर गाइड से हट के भी होते हैं। आपने ये 2-3 तरह के तमाम आर्टिकल्स अलग अलग रिसर्च करके फिर डालना होता है। यहाँ पे मेरा इस स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करने का मकसद सिर्फ उसको रैंक करने का एक्सप्लेन करना है, ना कि ये बताना है कि आपने कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है, कैसे कौन कौन से कीवर्ड रिसर्च करने हैं और उन कीवर्ड रिसर्च करने के बाद कैसा आर्टिकल लिखवाना है। ये तमाम चीज़ें इस स्ट्रेटजी के अंदर नहीं एक्सप्लेन, क्योंकि ये एक्सपर्ट लेवल और हाई लेवल का हमारी डिस्कशन है। तो वो बेसिक लेवल की आपको पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से हमारे पास एक ब्लॉग होना चाहिए एफिलिएट का। तो हमारे पास एक क्लाइंट एफिलिएट का ब्लॉग लेके आ गया है, हमने उसको रैंक करना है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको उस कंटेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया कि रिव्यूज़ आर्टिकल के अंदर अक्सर जो है ये गलतियाँ हो रही होती हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं। आपने उसको स्टडी करना है और उसके बाद उन गलतियों को इम्प्रूव करवाना है, तब आपका आर्टिकल रैंक होंगे। तो रिव्यूज़ आर्टिकल डायरेक्टली रैंक नहीं होते, बल्कि उनको सपोर्ट दी जाती है बायर गाइड इंफॉर्मेशनल कंटेंट के ज़रिए। यहीं पे मैंने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर बताया है कि आपने जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया है उस स्ट्रक्चर के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि बैकलिंक कैसे लगाने हैं, कैसे रैंक करना है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं इसको ऑन पेज स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ लिखा है इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि होम पेज के ऊपर लैंडिंग पेज होता है, उसके ऊपर कैटेगरी वाइज भी आप डाल सकते हैं और आपका रिसेंट आर्टिकल भी हो सकता है। और
कुछ ये भी देखने को आया है कि लोग, कुछ ब्लॉगर्स ने, कुछ एफिलिएट मार्केटर ने होम पेज पर भी कंटेंट लिखवा के FAQ बेस के ऊपर कंटेंट लिखवा के डाला हुआ है, या उसे कहते हैं पिलर कंटेंट बना के डाला हुआ है, और एंड में FAQ साथ दे दिए हैं ताकि सपोर्ट मिल जाए। और उससे तमाम रिव्यूज़ आर्टिकल हैं, भले इंफॉर्मेशनल गाइडलाइन है, उन तमाम को इंटरलिंक भी होम पेज से कर दिया है। तो ये आप लोगों ने भी देखना है कि जिन कीवर्ड्स को आप रैंक कर रहे हो, तो मैक्सिमम जो रैंक हो रहे हैं वेबसाइट, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की है, अप्लाई की है, आपने उस को फॉलो करना है। और इसके अंदर जो कंटेंट एसिड है वो उसकी बात हम करेंगे। सर ये DMCA क्या होता है? DMCA पॉलिसी है ये इसी चीज़ की कि आपका कंटेंट प्लेजराइज नहीं है, आपने किसी की कॉपीराइट कोई चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे, या ऐसी चीज़ जिसको अलाउ नहीं किया गया आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। आपका हर चीज़ आपकी अपनी ओरिजिनल है। लेकिन सर हम जब प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऐड करते हैं उसके साथ उसकी डिटेल होती है, वो तो हम ऐड कर देते हैं, वो प्लेजराइज नहीं हो रहा होता अमेज़ोन को उठा। हम वहीं पे साथ डिस्क्लेमर दे रहे होते हैं कि हमारी ये वेबसाइट अमेज़ोन से एफिलिएट है। अमेज़ोन का कंटेंट अलाउ होता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी इमेजेस भी अलाउ होती हैं, उसका रिव्यूज़ भी अलाउ होती हैं, उसका फीचर्स जो उसने बताया होते हैं प्रोडक्ट के वो भी आप कॉपी कर सकते अलाउ होते हैं, वो प्लेजरिज्म में नहीं आता। ऐसे फ़र्क पड़ता है कि कोई एग्जैक्ट उसको कॉपी करे और कोई उसको रीराइट करे, मॉडिफाई करे, तो दोनों की रैंकिंग में फ़र्क पड़े कि उसने थोड़ी सी मेहनत की है, उसको रीराइट किया है? मेरा नहीं ख्याल कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको अपने अंदाज में लिख देते हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं लिखते तो बुरा नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट जिसने डाली है ना, उस ओनर ने उसकी जो फीचर लिखे हैं वो वही फीचर होंगे, आप उसको यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो। रिव्यू में जो बताया वही। हाँ, एक्चुअली वही तमाम एक लाइन का वो फीचर लाइन है, उसको आप कैसे घुमा फिरा के लिख सकते हो। तो ज़्यादा अगर लिखना ही है तो उसको या तो एक्सप्लेन करो पूरा फुल फ्लैज, और वही तो एक्सप्लेनेशन होती है उन फीचर की जो आप डिस्क्रिप्शन में डालते हो। तो वही बात आ गई ऑलरेडी, आप उस फीचर इमेज को समरी है, उस समरी को आगे एक्सप्लेन कर रहे हो और वही आपका रिव्यू बन रहा है एक्चुअली। फिर उसके अंदर आप अपना या यूज़र का एक्सपीरियंस ऐड कर देते हो। सर अगर वही प्रोडक्ट फर्ज करें हमने अमेज़ोन से एक प्रोडक्ट उठा लिया, उसके भी रिव्यूज़ दे दिए, ईबे पे अगर वो प्रोडक्ट या दूसरे पे पड़ा हुआ उसके भी रिव्यूज़ साथ डाल दें और उसकी इमेजेस वहाँ से भी उठा के डाल दें, लेकिन हो सिर्फ एफिलिएट अमेज़ोन की, तो उससे कोई इशू नहीं होगा? आप डाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं आप, बल्कि वहाँ पे हाईलाइट कर देंगे कि ईबे के ऊपर जो यूज़र है वो जब बाय कर रहा है तो उसका क्या एक्सपीरियंस है, अमेज़ोन से जो बाय कर रहा है उसका क्या एक्सपीरियंस है। सर बाकायदा उन्होंने बटन बनाए होते हैं, इस पे क्लिक करोगे अमेज़ोन पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे ईबे पे, इस पे क्लिक करोगे। तो मैं भी तो यही बता रहा हूँ शुरू से। बाकी कैटेगरी पेज इसके अंदर वही आम सिंपल होते हैं। कैटेगरी इसमें दो इस्तेमाल होती हैं मेन, रिव्यूज़ कैटेगरी, तमाम रिव्यूज़ आर्टिकल आप उसमें डालते हैं, और एक इंफॉर्मेशनल कैटेगरी होती है जिसमें अच्छा तीसरी कैटेगरी भी होती है, बायर गाइड को आप अलग कर सकते हो, इंफॉर्मेशनल को अलग कर सकते हो। एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है वो बायर गाइड होगी, और उस प्रोडक्ट के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन आप लिखते हो तो इंफॉर्मेशन आर्टिकल होगा। और इसके अलावा आम आर्टिकल भी हो सकता है कि यार आप हाइकिंग पे जाना चाह रहे हो, आजकल मौसम है, आपका सीज़न है, या आप दुनिया की कौन सी कंट्री में जाओ, कहाँ सैर सपाटे करो, तो ये एक आम आर्टिकल होगा। तो ये 4 किस्म की कैटेगरीज होगी, आप हर एक को अलग अलग से भी कैटेगराइज कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, जितना ज़्यादा आप कंटेंट लिखोगे, उतना ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपके ब्लॉग की वर्थ बढ़ेगी। सोर्स पेज भी बहुत ज़रूरी होते हैं इसके अंदर। अबाउट एस है, कॉन्टैक्ट है, प्राइवेसी है, टर्म है, डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर कह लो या डिस्क्लेमर कह लो, और DMCA पेज बनाया जाता है, अमेज़ोन का डिस्क्लोजर दिया जाता है, और इनको फुटर में आपने डाल देना है। आर्टिकल के अंदर क्या हमारा जो चीज़ है वो हम आर्टिकल के अंदर क्या कुछ होना चाहिए वो मैं सबसे पहले उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल के साथ। और सबसे ज़्यादा सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये भी है, दोनों तरह देखा गया है कि आपने जो रिव्यूज़ लिखा है, रिव्यूज़ मतलब आपने 8-10 प्रोडक्ट के रिव्यूज़ लिख दिया और एंड में जाके आपने उसी प्रोडक्ट के बारे में बायर गाइड दे दी, या आपने उसी प्रोडक्ट के बारे में FAQs दे दिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपने वहीं पे बता दिए, तो भी ज़्यादा रैंकिंग हो रही है। आप FAQs अलग से दो और उसे बायर गाइड नाम दे के उसको लिंक कर दो,
उस तरह भी रैंकिंग हो रही है। दोनों तरीके देखे गए हैं, तो आप लोगों ने भी कोई एक तरीका फॉलो कर लेना है। ज़्यादातर कोशिश करो, अगर आप कंपेयर करने की बात करोगे तो आपने टॉप 10 रिज़ल्ट्स को देखना है और उसमें मेजॉरिटी देखनी है कौन सी ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो जो जिस चीज़ की मेजॉरिटी होगी आप उसको फॉलो करो ताकि आप भी उसी रेस में शामिल हो जाओ। बाकी है बैकलिंक लगाने की और इंटरलिंक लगाने की स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर, तो इसमें भी हमें कंटेंट एसेट बनाना होता है। आपका कंटेंट एसेट जो है वो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल भी हो सकता है, बायर गाइड भी हो सकता है। तो इन दोनों को आपने कंटेंटेबल एसेट बना सकते हैं, या एक आप उसी तरह कैटेगरी वाइज या प्रोडक्ट वाइज आप फर्स्ट क्या दे रहे हैं, मस्कारा के ऊपर लिख रहे हैं तो 8-10 टाइप के मस्कारा के बारे में आप बायर गाइड लिख लें और उन तमाम बायर गाइड को इंफॉर्मेशनल के तौर पे आप उसको लिखें, ऐड अप कर दें। यानी बायर गाइड को और इंफॉर्मेशन उसके बारे में आम जनरल इंफॉर्मेशन को जब कंबाइन कर देंगे तो आपका कंटेंट एसेट बन जाएगा, लिंकेबल एसेट बन जाएगा। अगर आप सिर्फ बायर गाइड लेंगे तो उस बायर गाइड को भी आपको मिल सकता है नेचुरल बैकलिंक, लेकिन ज़्यादा चांसेस तब होंगे जब आप उसके अंदर जनरल इंफॉर्मेशन भी डाल दोगे उस प्रोडक्ट के बारे में। तो कंटेंटेबल एसेट बना लें और उस प्रोडक्ट के ऊपर आप सिंगल रिव्यूज़, आपका फर्स्ट क्या आपने 10 रिव्यूज़ लिखे हैं 10 प्रोडक्ट के ऊपर, और हर प्रोडक्ट यानी हर प्रोडक्ट से मुराद माउस है तो इसके 10 मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं और हर वैरायटी के ऊपर आपने एक आर्टिकल लिखा है। लेकिन इसके ऊपर जो आपने एक जो रिव्यूज़ आर्टिकल है वो उस एक रिव्यू आर्टिकल के अगेंस्ट आपको एक कंटेंट एसेट बनाना होगा। हर प्रोडक्ट के बारे में एक मतलब आपको अलग से कंटेंटेबल एसेट बनाना है, लिंकेबल एसेट बनाना है। थोड़ा सा ना इसमें वर्किंग ज़्यादा होगी। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को तब कवर कर सकते हो एक लिंकेबल एसेट में जब आप सिंगल निश के ऊपर वर्क कर रहे हो। फर्स्ट किया आप कीबोर्ड की निश पे काम कर रहे हो तो उस वक्त आप बता रहे हो कि कीबोर्ड अंडर 100 आपके पास अगर 5 है तो एक आर्टिकल कवर हुआ रिव्यूज़, फिर आप लिख रहे हो 200 या 300 या 500। तो जब आप वैरायटी बढ़ाते जा रहे हो, हर एक अलग अलग आर्टिकल लिखते जा रहे हो, तब आपने एक लिंकेबल एसेट बना दिया कि प्राइस वाइज आपने लेके चलना है, मतलब अंडर 500, 300, 200, $1000 के इस तरह से प्राइस वाइज एक लिंकेबल एसेट बनाओ और उसके अंदर आप टॉपिक कवर करोगे। अगर आपको अंडर 100 लेना है, अंडर 2 लेना है, अंडर 3 लेना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर एक के बारे में आप एक्सप्लेन कर जाओ और फिर उन तमाम से आप इंटरलिंक कर दो उन आर्टिकल्स को, रिव्यूज़ आर्टिकल को। फिर उन रिव्यूज़ आर्टिकल के अंदर यकीनन 2-2, 4-4, 6-6 प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। तो सिंगल आर्टिकल जो है आपका लिंकेबल एसेट वो आपको मल्टीपल आर्टिकल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सिंगल निश के ऊपर ब्लॉग है। और यही स्ट्रेटजी आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ मल्टीपल निश के ऊपर है। तो वहाँ पे भी अगर आपके पास मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर आपने एक डिटेल से लिखा हुआ है तब आप मल्टीपल टॉपिक्स के लिए लिंकेबल एसेट बना सकते हो। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब मल्टीपल निश के ऊपर आपका एफिलिएट ब्लॉग होता है तो ज़्यादातर आप एक प्रोडक्ट को ही टारगेट करते हो, ज़्यादा को नहीं किया होता। अगर न्यू वेबसाइट है, अगर ओल्ड वेबसाइट है या बंदा बहुत अरसे से काम कर रहा है तो हो सकता है उसने प्राइस वाइज डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ लिखे हों। तो फिर उसी हिसाब से आपने देख लेना है जो सेंस बन रही हो, जो मौके की मुनासबत से आपने उसका स्ट्रक्चर और उसके अवेलेबिलिटी ऑफ आर्टिकल और चेक कर लेना है कि क्या एक स्ट्रेटजी बनती है, उसी स्ट्रेटजी को आपने अप्लाई करना है। पहले आपने उसको सारा जज कर लेना है, एक वर्किंग कर लेनी है। कंटेंटेबल एसेट से आपने रिव्यू आर्टिकल को, आपका 100% इंटेंट जो है वो रिव्यूज़ आर्टिकल के प्रोडक्ट्स को रैंक करना ही होता है। तो इसलिए हम एंकर टैक्स सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज़ आर्टिकल्स के लिए लेंगे। लेकिन कभी हो सकता है कि आप बायर गाइड के ऊपर आपको ट्रैफिक चाहिए हो तो आप बायर गाइड के इंटेंट से लिंकेबल एसेट बना के और लिंकेबल एसेट बायर गाइड्स को भी कंटेंट एसेट से लिंक दे दें और वहाँ पे भी कीवर्ड रैंक करवा दें। क्योंकि ज़्यादातर होता यही है आज के दौर में। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एफिलिएट ब्लॉग बना रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक ही स्पेस बची है
कि आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के ज़रिए ट्रैफिक जनरेट करके अपना प्रोडक्ट सेल कर एफिलिएट सेल करवा सकते हो। डायरेक्ट आप प्रोडक्ट को रिव्यूज़ को नहीं रैंक करवा सकते क्योंकि स्पेस ख़त्म हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि लिंकेबल एसिड आपने बनाना है और आपका डायरेक्ट इंटेंट होना चाहिए कि आपने जो कीवर्ड रिसर्च किया इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के अंदर वही रैंक हो। साथ आप इंटरलिंक कर दें कि चलो किसी वक्त तो आपके रिव्यूज़ आर्टिकल भी रैंक हो जाएंगे, तो उनको भी आप लिंक कर दो। और अगर आप मेरे ख्याल में इस एफिलिएट के अंदर कैटेगरी पेज को लिंक करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आप, हाँ अगर आपका पिलर कंटेंट होम पेज पे मौजूद है तो आप लिंकेबल एसिड से पिलर कंटेंट को भी लिंक करेंगे ताकि आपका वहाँ पे रिव्यूज़ है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन है, दोनों तरह के इंटेंट के कीवर्ड वहाँ पे भी रैंक हो जाए। आप इंडिविजुअली इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को या रिव्यूज़ आर्टिकल को या होम पेज आर्टिकल को, होम पेज के लिंक, होम पेज के पिलर कंटेंट को इंडिविजुअली इन तीनों को भी गेस्ट पोस्ट के ज़रिए रैंक करवाते हो, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटेंट यही होता है कि हमारे पास मैक्सिमम लिंक जूस डायरेक्ट उन्हीं आर्टिकल पे जाए, उन्हीं पेजेस पे जाए जहाँ पे हमने कीवर्ड को रैंक करवाना है। तो यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि आप कहाँ लो कहाँ ना लो, आप डायरेक्ट भी बैकलिंक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लिंक कंटेंट एसिड बना लेते हैं तो आप मल्टीपल ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं कि चंद बैकलिंक से मल्टीपल टॉपिक कवर करके रैंक करवा सकते हैं। इवन लिंकेबल एसिड से आपको इंटरलिंकिंग का जो पावर है, एक होता है कि आपने ऑर्फन नहीं छोड़ना पेज को, अकेला नहीं छोड़ना पेज को, तो इस सेंस में आपने अगर लिंकेबल एसिड बना के लिंक किया हुआ है तो इस सेंस में भी आपने अपने मेन आर्टिकल को पावर दी हुई है। बाकी लिंक जूस और ट्रांसफ़र हो ही रहा होता है। बाकी होम पेज पे जो आपने ब्रांडिंग करनी है वो वही तरीका है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। कंटेंट एसिड यहाँ एक्सप्लेन है और स्टेप्स बताए हुए हैं, स्टेप वाइज ये तमाम काम मैंने बता दिए हैं जो अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑफ पेज एसईओ के अंदर भी मैं तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वही ओवरऑल क्या होनी चाहिए ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी है। बैकलिंक के लिए तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और जो इसके अंदर हमने सिर्फ वो चीज़ डिस्कस की है जो डिफरेंस थी, बाकी तमाम चीज़ें वही हैं जो बाकी ब्लॉग आर्टिकल के ऊपर, किसी भी ब्लॉग्स के ऊपर बैकलिंक लगाए जाते हैं, एंकर टेक्स्ट लगाए जाते हैं, तमाम चीज़ें वही हैं। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। हम होम पेज पे देखते हैं कंपटीटर को, होम पेज के ऊपर कैटेगरीज बनाई है मुख्तलिफ प्रोडक्ट की, तो उस पर क्लिक कर देना, उसकी अलग कैटेगरी बनाई हुई है, पेज बनाया हुआ है, वहाँ पे चले तो क्या ये सही है? जब मल्टी निश के ऊपर होगा तो कैटेगरी तो होगी नहीं। अब जैसे ईयरबड्स है, हाँ ईयरबड्स की रनिंग, फॉर स्लीपिंग, फॉर चाइल्ड, फॉर स्टडी, इसकी अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है उसने। यार उसने ज़्यादा कम्प्लेक्स कर दिया, हाँ जी। तो कम्प्लेक्स ना करो, आसान कर लो। आपने, मैंने वही बात कर रहा हूँ ना, कोई भी चीज़ है एसईओ में आपने जो आपको समझ आ रहा है, जो आपने सीखा है अब तक मुझसे, वो अप्लाई करो। उसके बाद आपको कोई चीज़ लगता है कि यार ये चीज़ ऐसी है जो न्यू आ रही है, तो वही आ गया ना, आपका इम्तिहान है एक्चुअली। आप हर वक्त बैठ के इम्तिहान दे रहे हो, आपने खुद से सेंस, आपका कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि आपने देखना है कि मैक्सिमम जो रैंकिंग आ रही है उन लोगों ने क्या पॉलिसी अपनाई है। आप उसको जज करो और एक कम्युलेटिव उसका एक निकालो, वोट इकट्ठे करो, जिसका वोट ज़्यादा होगा उस फार्मूले को आप अप्लाई कर लो। सिंगल निश जल्दी रैंक हो जाती है बनस्पत मल्टी निश के? सिंगल निश ही जल्दी रैंक होती है, भले वो ब्लॉग है, भले वो एफिलिएट ब्लॉग है, भले निश ब्लॉग है, भले एफिलिएट ब्लॉग है। तो इसमें ये नज़र नहीं आता आपको कि अगर आप इसमें भी हम ये कहें कि इसको भी रैंक करना तकरीबन इतना ही मुश्किल है जितना कि निश ब्लॉग को? वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम ब्लॉग, निश ब्लॉग के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एफिलिएट में मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ एक चीज़ है जो आपको चांस मिलता है कि आप इस फील्ड में इन हो, आप ब्लॉग बनाएं, वो यही है कि आपने इंफॉर्मेशन आर्टिकल को रैंक करवा के आ सकते हैं, या ऐसे वो तमाम बायर गाइड्स जो कि अभी तक किसी ने टारगेट नहीं किए कीवर्ड्स को, वो कीवर्ड रिसर्च करें और लो कंपटीशन, इवन ज़ीरो कंपटीशन के ज़रिए आप उनको रैंक करवाएं। जब आपके कम 10, 12, 15, 20, 50, 100 तक ट्रैफिक वाले कीवर्ड रैंक होना शुरू हो जाते हैं तो आप खुद ब खुद बाकी कीवर्ड पे भी रैंक करना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ से आपको इवन 10-15 भी आपको पोटेंशियल विजिटर मिल जाता है,
तो आपका बिक्री शुरू हो जाती है, आपको कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। या सर कोई ऐसी कोई नई प्रोडक्ट आ गई मार्केट में जिसकी अभी तक बिल्कुल बिल्कुल, जिसका रिव्यू अभी तक नहीं लिखा गया, तो ये मार्केट में हर वक्त इन रहना पड़ता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको हर वक्त स्टडी करना पड़ता है, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को एफिलिएट में रैंक करना उतना ही मुश्किल नहीं होगा जितना कि निश ब्लॉग क्योंकि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल जो भी होता है एफिलिएट के अंदर वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होता है जिस प्रोडक्ट के बारे में हम रिव्यूज़ ले रहे होते हैं। तो उसका 100% इंटेंट जो होता है वो एंड रिज़ल्ट जो है वो ट्रांजैक्शनल ही बनता है, आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अब सर 3 से 4 टाइप के आर्टिकल होते हैं मीनिंग एफिलिएट में। एक होते हैं इंफॉर्मेशन, दूसरे होते हैं रिव्यू बेस्ड आर्टिकल, तीसरे होते हैं कंपैरिजन बेस्ड आर्टिकल, चौथा भी होते हैं लेकिन भूल गया, ठीक है ना। ये कंपैरिजन गाइडेंस, बायर गाइड, एक है रिव्यू, एक है बायर गाइड, एक है कंपैरिजन और एक है इंफॉर्मेशनल। आम इंफॉर्मेशन आप जनरल दो, जैसे मैंने कहा कि आप विज़िट करो, कहीं पे टूर करो, इस तरह आम जनरल इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिखो और उस इंफॉर्मेशन आर्टिकल के अंदर भले आप बायर गाइड भी ऐड कर दो, भले उसके अंदर आप कंपैरिजन ऐड कर दो, भले इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि इंफॉर्मेशन आर्टिकल के अंदर ही लोगों ने एफिलिएट लिंक दे दिए हुए हैं। हाँ जी, इसमें दे रहे हैं। फिर तो जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसको आपने फॉलो करना है, जो गूगल के अंदर टॉप 10 के अंदर ट्रेंड चल रहा है वही आपने फॉलो करना है। सर मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट है मेरे पास, मैं होम पेज पर उसका हर एक की मतलब 10 बेस्ट लैपटॉप की पिक्चर लगा देता हूँ, मोबाइल की लगा देता हूँ, उसके ऐप फ़ोन की वो लगा देता हूँ। उसके बाद मैं जब वो लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक अलग पेज पे ले जाता है। हाँ, उस पर 10 प्रोडक्ट होती हैं डिफरेंट, तो वो ठीक है या कैटेगरी बढ़ा देना उसका लैपटॉप की या उसका अलग ही पेज बना देना प्रोडक्ट? ये एफिलिएट में बात कर रहे हो? क्या एफिलिएट के अंदर आप चाह रहे हो कि मल्टीपल कैटेगरीज के ऊपर आपने, वो थीम पे डिपेंड करता है आपने कौन सा थीम लिया हुआ है, उसके अंदर क्या फ़ीचर हैं। आप कुछ लोग ऐसे करते हैं, मल्टी निश जब बन जाता है तो उसके अंदर होम पेज पे इमेजेस की शक्ल में कैटेगरीज होती हैं, उन पर क्लिक किया और उससे बारे में आ गया। लेकिन आप ये देखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल खुशी की खातिर ये होता है, नहीं तो आप ये अंदाज़ा लगाओ कि कोई आपके होम पेज पे क्यों विज़िट करेगा। यूज़र इंटेंट से देखो, गूगल में क्या आपका होम पेज रैंक कर रहा है? नहीं रैंक कर रहा होगा। आपका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आर्टिकल रैंक कर रहा होगा या आपका रिव्यू आर्टिकल, अगर आप बहुत फन्ने खाओ बहुत पुराना काम कर रहे हो। होम पेज तब रैंक करेगा जब आपका टोटल होम पेज पे है ही पिलर कंटेंट। जब पिलर कंटेंट है तो कैटेगरी की बात ही नहीं आ रही। तो होम पेज को खूबसूरत बनाना, डिज़ाइन करना, लटरम पटरम सुर्खी पाउडर लगाने का फ़ायदा ही नहीं है कि जब किसी ने भी आना है उसने सिर्फ रिव्यूज़ देखना है, रिव्यू आर्टिकल देखना है। जिस किसी ने भी फर्स्ट किया एक रिव्यू आर्टिकल देख लिया, उसने दूसरा देखना है तो मेन्यू से ही देखेगा, वो होम पे नहीं जाके वापस आएगा। तो होम पेज सिर्फ आपकी ज़ाती खुशी की खातिर होता है। और उसके अलावा नीचे फिर रिव्यूज़ आर्टिकल के रिलेटेड आर्टिकल भी आ रहे होते हैं, नीचे ही आ रहे हैं। हाँ, रिलेटेड आर्टिकल या साइड बार में आ रहे होते हैं या फुटर एरिया में आ रहे होते हैं, एंड ऑफ द आर्टिकल आ रहे होते हैं। चलो वाइंड अप करो और फिर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग।